नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कमलनाथ के बयान से मचा सियासी बवाल। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, बकवास हो रही हैं बातें तो ना आए सदन के अंदर, दे दें इस्तीफा। बस में चावल के साथ लाई जा रही गांजे की खेप पकड़ाई। झाड़ फूक करने के बहाने दुष्कर्म किए जाने का मामला आया सामने। एक और ढोंगी बाबा हुआ गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। विधानसभा सत्र को लेकर दिए गए कमलनाथ के बयान पर मचा बवाल। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, बकवास हो रही बातें तो ना आए सदन के अंदर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के द्वारा विधानसभा की कार्यवाही को लेकर की गई बयानबाजी पर अब बवाल मच गया है, जिसके बाद कमलनाथ के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्यवाही की बात कही है। मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि किसी भी विधायक को विधानसभा की बातें बकवास लगती हैं तो वो सदन के अंदर प्रवेश ना करें, जिससे विधानसभा सदन की मर्यादा बनी रहे। दरअसल एक निजी समाचार समूह से बात करते हुए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा था कि विधानसभा में बकवास की बातें होती हैं, जिसके कारण वो बकवास बातों को सुनने विधानसभा नहीं जाते। इसके बाद इनकी इस बयानबाजी पर सियासत तेज हो गई तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को उन पर कार्यवाही करने को लेकर एक पत्र लिखा, जिस पर अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि कमलनाथ पर कार्यवाही की बात कही जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि मैंने भी सुना है कि किस प्रकार से कमलनाथ के द्वारा बयानबाजी की गई है, जिससे किसी विधायक को विधानसभा सदन की बातें बकवास लगती हैं तो वो विधानसभा के अंदर प्रवेश न करे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर कमलनाथ को विधानसभा की बातें बकवास लग रही हैं तो वे विधानसभा से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से प्राप्त जानकारी के अंश। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव बी डी शर्मा द्वारा एक पत्र मुझे प्रेषित किया गया है, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा एक अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जो संवैधानिक मूल्यों और राजनीतिक दल के मुखिया की सोच को प्रदर्शित करती है। और उन्होंने शायद ये कहा है कि विधानसभा बकवास करने जाऊँ क्या, ऐसा करके कुछ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, ऐसा जो बताया गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ विधानसभा में बकवास होती है। तो ये पत्र आया है, इसमें कानून और प्रक्रिया के भीतर से इसका हम परीक्षण करेंगे और जो भी कार्रवाई हो सकती करेंगे। वैसे स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ जी कई बार बहुत संसदीय अनुभव उनको है। लोकसभा में करीब 8 या 10 बार वो लोकसभा सदस्य रहे हैं, विधानसभा में हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और विधानसभा के बारे में ऐसे अशोभनीय शब्दों का उच्चारण कम से कम उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि नए विधायक आते हैं, वो इन्हीं पुरानों से सीखते हैं। तो हम उनको क्या सिखा के जाना चाहते हैं। और विधानसभा यदि ऐसा लगता है किसी को कि बकवास है, विधानसभा में कुछ नहीं है, तो विधानसभा से बाहर जाना चाहिए, विधानसभा से इस्तीफा देकर के बाहर हो जाना चाहिए। उसमें कोई किसी को रोका किसी ने थोड़ी है कि कोई रोकता है किसी को। जो संस्था अपने को बेकार दिखाई पड़ती है उस संस्था में अपने को रहने नहीं चाहिए, प्रयास ही होना चाहिए। परंतु ये मैं दोनों का देख रहा हूँ, पत्र आ गया है, उसको भी निकलवाता हूँ कि वास्तव में उन्होंने कहा क्या है, और जितना उन्होंने कहा उसको देख लेता हूँ। उसके बाद जो भी नियम प्रक्रिया के भीतर हो वो कार्रवाई करूँगा। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन पुलिस की आंखों से बच नहीं सकता। इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है रीवा के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और चोरहाटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने, जिनके द्वारा बस में छिपाकर लाई जा रही गांजे की खेप को तस्कर सहित पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कार्यवाही को लेकर एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि उन्हें आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि सतना से रीवा आने वाली बस में एक युवक द्वारा प्लास्टिक के ड्रम और बैग में गांजा छिपाकर लाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल एसपी नवनीत भसीन ने चोरहाटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद चोरहाटा थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी करते हुए बस को खड़ा करा लिया और बस में ली गई तलाशी के दौरान उसमें प्लास्टिक के ड्रम में चावल के अंदर और एक झोले गांजे की खेप छिपाकर लाई जाती मिली। पुलिस ने मामले में जानू उर्फ ज्ञानेंद्र पटेल निवासी ग्राम धोपी थाना मनगांवा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि वह उड़ीसा से ये गांजे की खेप ट्रेन में लेकर सतना तक आया था, जहां से बस से रीवा उसे ला रहा था। यहां से उसे मनगांवा ले जाता। बताया गया है कि पूर्व में भी ज्ञानेंद्र पटेल के ऊपर रीवा के
सिटी कोतवाली, गंगेय, मनगवा, हनुमाना थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि ये कुछ दिन पूर्व ही गांजा तस्करी के मामले में छत्तीसगढ़ से जेल में जमानत पर छूटा है, जिसके बाद एक बार फिर इसने गांजा तस्करी का काम शुरू कर दिया था। बताया गया है कि ज्ञानेंद्र शातिर वाहन चोर है। इसके पूर्व में बाइक और कार की चोरी भी उसके द्वारा की गई थी, जबकि गंगेय चौकी से खिड़की को तोड़कर वो फरार भी हो चुका है। पुलिस पकड़े गए शातिर गांजा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ झाड़ फूक करने वाला बाबा के द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि घटना के संबंध में गुड़ थाना प्रभारी आराधना सिंह द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र की एक किशोरी की बड़ी बहन गुमशुदा हो गई थी, जिसकी वो तलाश कर रही थी। इसी दौरान बदवार निवासी प्रदीप तिवारी पिता संकट मोचन तिवारी उसे मिला और बताया कि वो तंत्र मंत्र झाड़ फूक करता है। बाबा ने कहा किसी तंत्र मंत्र से वो उसकी बहन का पता लगा देगा। बाबा की बातों में किशोरी आ गई और उसे लेकर अपने घर गई, जहां बाबा ने बंद कमरे में झाड़ फूक करने की आड़ पर किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजन सहित पीड़िता थाने पहुंची, जहां आरोपी बाबा प्रदीप तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आए दिन ढोंगी बाबाओं की करतूतें सामने आती रहती हैं, लेकिन अंधविश्वास के फेर में पड़कर लोगों के द्वारा उनके चक्कर में पड़कर अपना धन और मान सम्मान गंवाया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। एक गुड़ में 24 तारीख को एक नाबालिग बच्ची वहाँ से अपने घर से चली जाती है। उस पर से थाना गुड़ में उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिस पर थाना गुड़ में 363 का प्रकरण पंजीबद्ध होता है। उसके बाद उसके ही गांव के पड़ोस का जो 100 मीटर दूरी पे एक वो है, आरोपी है प्रदीप तिवारी, जो लगभग 32 वर्ष का है। वो झाड़ फूँक का काम करता है। वो उसकी एक बड़ी बहन थी, जिसकी उम्र भी करीब 18 वर्ष से कम है, 17 साल की उस माह की है। उससे कहता है कि वो तुम्हारी जो बहन चली गई है छोटी, वो मिल जाएगी, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। तो उसके साथ वो झाड़ फूँक के नाम पर उसके घर में ही उसके साथ बलात्कार की घटना कारित करता है। जिसके बाद उसके जब पता चलता है कि घर पे ऐसा किया गया, तो मालूम चला उसके माता पिता दोनों जबलपुर गए थे किसी काम के सिलसिले में। उसके साथ ये घटना करने के बाद रिपोर्ट लिखाती है वो थाने पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। उस थाना रिपोर्ट पर से पुलिस ने 376 का प्रकरण पंजीबद्ध किया पॉक्सो एक्ट के तहत। साथ साथ उस आरोपी जो था उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और पुलिस ने वो जो उसकी जो बड़ी बहन एक बहन चली गई थी, उसको भी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई जारी है। होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालकों को 24 घंटे के अंदर सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी दिए जाने के आदेश अपर कलेक्टर रीवा द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने जिले में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जानकारी 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। ये जानकारी ऑनलाइन सी फार्म सिस्टम में भरकर पासपोर्ट तथा वीजा की छाया प्रति के साथ विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक रीवा को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। ये आदेश जिले की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले में स्थित सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना, मरकज तथा निजी आवास जहां पर विदेशी नागरिक रुकते हैं, उनकी जानकारी देना आवश्यक है। यदि किसी अस्पताल में विदेशी नागरिकों का उपचार किया जा रहा है अथवा किसी प्रतिष्ठान में विदेशी नागरिक रुका हुआ, तो उससे संबंधित जानकारी विदेशी नागरिक पंजीकरण कार्यालय को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन देना अनिवार्य है। विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में
आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है, इसलिए ये आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया गया है। आदेश 25 अप्रैल 2022 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। प्रस्तुत है इस संबंध में एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, ऐसे लोग जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं या अप्रवासी भारतीय हैं या ऐसे लोग जो बाहर से आके हमारे ज़िले में निवासरत हैं, उनकी जानकारी रखे जाने के शासन के और गृह विभाग के, केंद्रीय गृह विभाग के पहले से निर्देश हैं, लेकिन अमूमन इसका पालन उतना बेहतर ढंग से नहीं होता। इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय का ये विश्वास था कि इसको व्यवस्था को ठीक किया जाए, इसलिए एक सामान्य आदेश जारी किया गया कि सभी होटलें, ऐसे केंद्र या होटल वगैरह या जहाँ भी वे लोग रुकते हैं, वहाँ से इनकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में भर के और कार्यालय तक पहुँचे। अभी तक कितने रुके हुए हैं जिले में, कुछ है आइडिया? ये संख्या तो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन ये प्रयास है कि चाहे वो मकान लेकर किराए से रह रहे हों या फिर कहीं होटल में हों या कहीं किसी अन्य रूप से, जब भी ज़िले में रहें तो जिस स्थान पर रहें, जिस व्यक्ति के यहाँ रहें, वो इसकी सूचना प्रॉपर रूप से पुलिस को दें। वो पुलिस के माध्यम से फिर उनके वीज़ा की अवधि और बाकी चीज़ों का निर्धारण करते हुए जो केंद्रीय कानून है उनका पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके। तो जो ये चीज़ें जानकारी छुपाएंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके ऊपर सामान्य रूप से तो नागरिकता अधिनियम में स्वयं में प्रावधान है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो हम लोग ने कार्रवाई की है तो 144 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है और 144 के ऑर्डर में 188 की कार्रवाई होती है, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। गर्भवती महिला ने महिला थाने में लगाया मारपीट का आरोप। एसपी ने दिया मामले की जांच के आदेश। महिला ने कहा पेट में लात मारने से हुआ गर्भपात, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें कि रीवा महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक के ऊपर एक गर्भवती महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का जो बयान सामने आया है उसमें महिला का कहना है कि थाना प्रभारी के द्वारा पेट में लात मारने के कारण उसका गर्भपात हो गया। वहीं पूरा मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर से कराई जा रही है। पीड़ित महिला ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि महिला थाना प्रभारी के द्वारा उसके पेट में लात मारी गई, जिसमें अन्य पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। मारपीट के कारण उसका गर्भपात हो गया, उसके बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। इस पूरी घटना को लेकर एसपी शिव कुमार वर्मा का कहना है कि 22 वर्षीय पीड़ित युवती सराई जिले सीधी की रहने वाली है, जो मामले की शिकायत लेकर आई थी, जिसमें महिला थाना प्रभारी के द्वारा पूर्व में भी उसके खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। महिला थाना प्रभारी ने युवती को संबंधित थाने में शिकायत करने की बात कही, तभी दुर्गावती नाम की महिला वहां आकर अभद्रता करने लगी। जब महिला थाना प्रभारी के द्वारा समझाइश देने का प्रयास किया गया तो इतना ही नहीं, महिला के द्वारा उनके साथ निरंतर अभद्रता किए जाने के बाद महिला के खिलाफ 151 की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया था। इस दौरान महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था, लेकिन मेडिकल परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की तकलीफ उनको नहीं पाई गई थी। वहीं महिला के द्वारा लगाए गए महिला थाना प्रभारी के ऊपर गंभीर आरोप के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर को सौंपी गई है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। प्रस्तुत है पीड़ित महिला सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है? मेरा नाम दुर्गावती जायसवाल है। कहाँ की निवासी हैं? मैं ग्राम हरसेड़ा की निवासी हूँ। कौन जिला? थाना? सिंगरौली जिला, थाना सराई। सराई। जी। आपके साथ कहाँ मारपीट हुई है? महिला थाने रीवा। किसने मारा है? महिला थाने की प्रभारी मैडम। क्या नाम है? प्रियंका पाठक। वो अकेले मारी कि उनके साथ और कोई? उनके साथ पूरी भरी कर्मचारी थी। है ना? जी। फिर मारपीट में आपको क्या नुकसान हुआ है? मारपीट में मेरा नुकसान 2 महीने का गर्भ मेरा ख़त्म हो गया। मेरे सर में चोट लगी है। मेरे चेहरे में आपको निशाने दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पूरे पीठ, गर्दन, बाल पूरा मरोड़ा गया है। आपको अस्पताल कितने टाइम लगेगा? हॉस्पिटल मेरे को 10 बजे रात लाए हैं जेल से। कौन ले आया है? कौन लेके आया है अस्पताल से यहाँ? पुलिस वाले लेके आए हैं। पुलिस वाले कहाँ हैं? पुलिस वाले 2 बजे रात छोड़ के भाग गए। ये महिला थाना में एक 22 साल की युवती आई थी अपनी शिकायत करने के लिए, जो सराई सीधी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और उधर महिला थाने में जब वो आई उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो महिला थाना प्रभारी के द्वारा उससे पूछताछ की जानकारी ली गई क्या मामला। तो उसने बताया कि मैम मैं पहले भी आई थी आपके यहाँ और आपने उस समय कार्रवाई की। जब बात की थी तो मेरा जो संबंध जिस लड़के से है राजेश जायसवाल से, वो आ गया था और उसको समझौता करके ले गया था उस समय वो।
कि मैं इसको रखूँगा अपने साथ। उसके बाद उसको फिर परेशानी हुई कुछ ससुराल में वहाँ सरई में, तो उस पर से उसने वहाँ से फिर मैं उनको फ़ोन किया, तो मैंने उन्हें बताया भी था कि आप वहीं सरई में जो थाना लगता है वहाँ आप शिकायत कर दो, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो बच्ची इन पर भरोसा करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई कार्रवाई के लिए। उसकी हालत ख़राब थी, तो वो बच्ची ने कल अभी बयान दिया हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर को, जांच कर रहे हैं वो। तो उसमें बताया उस बच्ची ने कि उन्होंने आया तो उन्होंने खाना भी खिलाया और उनकी मदद भी की, और कुछ आर्थिक मदद भी की, बच्ची परेशान ज़्यादा हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मामले को पंजीबद्ध करके और संबंधित ज़िले को भेजने के लिए व्यवस्था भी कर दी थी। उसी समय एक और महिला जिनका नाम है दुर्गावती है, वही पहुंची। उन्होंने बताया कि मेरी लड़की है और मैं आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। इस संबंध में महिला थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि ये मामला दूसरे ज़िले का है और हमने 0 पे मामला पंजीबद्ध करके उसको भिजवा दिया है। तो वो जिद करने लगी कि नहीं आप ही मामले को यहाँ आप पे करें और यहीं पे कार्रवाई करें। तो बताया नियम कायदे के अनुसार ऐसा नहीं है। तो वहाँ कुछ कहा सुनी हुई, विवाद हुआ। उस पर से उनका जो वो था वार्ताव था वो उचित ना होने के कारण महिला थाना प्रभारी के द्वारा उनको एक जगह बिठा दिया गया पकड़ के, और उसके बाद 151 करके उनको भिजवा दिया था, जेल भिजवा दिया। बीच में उनका मेडिकल भी कराया था, तहसीलदार के यहाँ से वारंट बना। बाद में जानकारी लगी है कल एसपी साहब को कि वो महिला ऐसा कह रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसका कुछ गर्भपात हुआ है। इस संबंध में डीएसपी हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने जांच को दे दिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर ने उस बच्ची का भी जो बयान है, जो 22 वर्ष जिसकी उम्र है, उसका बयान लिया और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उस महिला को भी तलाश रहे हैं मेडिकल कराने के लिए। अभी वो फ़ोन लगाया था उन्होंने, कुछ नंबर थे ज्ञापन पत्र में, उसमें अजय गिलानी है कोई, उसके जो जिसके साथ महिला रहती है, उसको भी उन्होंने फ़ोन लगाया। तो वो बता रहे कि वो कहीं बाहर हैं और महिला से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला को मिलते ही उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी, जांच अनुसार जो भी तथ्य आएंगे। पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिला थाने के सीसीटीवी कैमरे को भी संरक्षित करने के लिए बता दिया गया है डीएसपी हेडक्वार्टर को, और बाकी जांच के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। अगर कोई इस तरह का तथ्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है कि नहीं इसमें कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है तो तथ्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। फीस मांगने पर फरियादिया ने अपने ही अधिवक्ता पर लगा दिया बलात्कार का आरोप। अधिवक्ता संघ ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराने का दिया है ज्ञापन। केस जीतने पर 30,000 देने का किया था वादा, फीस की जगह मिला बलात्कार का आरोप। आपको बता दें कि जिला न्यायालय रीवा में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां पीड़िता महिला ने अपने ही अधिवक्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। इधर अधिवक्ता के बचाव में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि अधिवक्ता इंद्रेश मिश्रा भरण पोषण दिलाने महिला का केस लड़ रहे थे। महिला के द्वारा यह तय किया गया था कि केस जीतने के बाद आधी रकम अधिवक्ता को बतौर फीस दी जाएगी। मामले का फैसला होने के बाद महिला को 60,000 रुपए बतौर भरण पोषण न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया है। केस जीतने के बाद महिला ने अपने अधिवक्ता के ऊपर ही बलात्कार का आरोप लगा दिया। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का कहना है कि महिला को आधा पैसा न देना पड़े, इसके लिए महिला के द्वारा झूठा आरोप अधिवक्ता के ऊपर लगाया जा रहा है। इधर महिला ने अपने अधिवक्ता के ऊपर ही 4 माह पूर्व बलात्कार करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता के ऊपर लगे बलात्कार के आरोप के बाद अधिवक्ता संघ के द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। प्रस्तुत है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। ठीक है सर, अभी आप यहाँ ज्ञापन देने गए थे, एसपी साहब को क्या मामला है? एक हमारे वकील साहब इंद्रेश गौतम, उनकी एक क्लाइंट थी, उसके प्रकरण में वो पिछले साल वर्ष से वकील है। उसका अवार्ड पारित हुआ 60,000 का, जो शर्त तय हुई थी कि आधी फीस में दिया जाएगा। अब फीस न देना पड़े तो बलात्कार की रिपोर्ट कर रही, जबकि वो वकील साहब को फ़ोन में धमकी दे रही थी। वकील साहब ने एक दिन पहले रिपोर्ट की कि फ़ोन में हमको ये धमकी दे रही है। अब वो उसी चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराने वाली है। मतलब आपका कहना अधिवक्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रही है? हाँ, और घटना बता रही है 4 महीने पहले की घटना बता रही 4 महीने पहले की, उसके बाद लगातार पेशी में आ रही है। लेकिन अब ये काम कर रही कि कहीं पैसा ना देना पड़ जाए। ट्रायल किया, केस के दौरान कभी पैसा उसने दिया नहीं, ये आधा देंगे ऐसा कहा? हाँ, यही तो तय हुआ था कि जब पैसा हमको मिलेगा, हमारे पास अभी नहीं है, तो आपको इकट्ठा दे देंगे। अब वो इकट्ठा 30,000 इनको देना पड़ेगा, इसलिए वो रिपोर्ट कर रही। केस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई? नहीं, अभी नहीं। शिकायत उसने की है। हमने भी एक दिन पहले शिकायत की, फ़ोन में ये धमकी दे रही है। वही हमने कहा कि आप जांच कराओ, जांच में सही पाओ तो आप काम करो, लेकिन अगर झूठ मिले तो काम मत करो। हमारा ये कहना है।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।